ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या क्या होता है इंटरनल कंट्रोल में, देखो। हाँ जी, अच्छा चलो बता देते हैं, सिंपल है। मान लो कि आपने घर में एक पौधा लगाया, आ रहा है समझ, ठीक है ना? तो उसके ग्रो करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स लगाओगे? हाँ हाँ, चलो पानी डेली लेना चाहिए। अरे ठीक है, अनयूजुअल नहीं, नॉर्मल ना, जो अपन जनरली डिस्कस कर रहे हैं ना। ठीक है, बिल्कुल सही, सारे कंट्रोल्स तुमने लगा दिए। बट क्या लगता है सारे कंट्रोल लगाने के बाद भी जो एक पौधा ग्राउंड में रहेगा और जो घर में रहेगा, उसमें कौन सा ज्यादा ग्रो करेगा? जो ग्राउंड में रहेगा। तुमने तो इतने कंट्रोल लगाए, फिर भी वो ग्राउंड में ज्यादा बेहतर हो रहा है, क्यों? एनवायरमेंट। आपके कंट्रोल हमेशा, इंटरनल कंट्रोल जो है उसका एनवायरमेंट उसको नरिश करता है। समझ में आ रही है बात? देखो, समझ लो, तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड लगाया, वो एक इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड को तुमने बोला कि भैया देखो आईटी कार्ड चेक करना, ये करना, वो करना, सब करना, समझ में? अब क्या है ना कि देखो, एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं, सब एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, एंटिटी का एक माहौल है, एक कल्चर है, समझ में आ रहा है? तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एक कंट्रोल है, जो कि जब इन सबको देखेगा तो क्या करेगा? वो जज करेगा। समझ में आ रही है बात? जब वो सबको देखेगा तो वो देखेगा यार सब लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। सब लोग मान लो कि ऐसे हैं कि जिनको कोई मतलब ही नहीं है खास, ये वो, इवेंचुअली वो कंट्रोल क्या होगा? तुमने कितने भी अच्छे प्रोसीजर लगा रखे हो, फिर इवेंचुअली वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये क्या होता है? कंट्रोल एनवायरमेंट। आपका कंट्रोल प्रोसीजरली कितना भी अच्छा हो, वो और अच्छा कब बिहेव करेगा? जब कंट्रोल का एनवायरमेंट अच्छा हो। सारा समझ क्लियर है ना? तो ये अपन लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, फिर एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कम्युनिकेशन कैसा है, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है, और कंट्रोल्स को मॉनिटर करने का कर रहे हो काम या नहीं। ये 5 चीजों से हमारे इंटरनल कंट्रोल की स्ट्रेंथ या वो सब डिफाइन होती है। चलो सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिनेशन: ओवरऑल एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब मैनेजमेंट का लुकआउट क्या इंटरनल कंट्रोल को लेकर के कह रहे लगा दो फॉर्मेलिटी, या मैनेजमेंट क्या एटीट्यूड है कि यार कंट्रोल सही होनी चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? मेरा पॉइंट समझो, मैं हूं ऑडिटर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तुमने ये नोटिस किया है कि जो बच्चे क्लास में टॉपर होते हैं, ठीक है, उनके साथ खास बात क्या होती है? सिर्फ ये होती है क्या कि वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं? क्या होता है? डिसिप्लिन होते हैं। चलो, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों? क्या रीजन हो सकता है उसका? हाँ, संगत, बिल्कुल सही, ये एक है। और हाँ, लेकिन वो कैसे है? समझ में आ रही है ना बात, है ना? बचपन से मम्मी पापा ने क्या किया होगा? नहीं, कंट्रोल किया होगा, नहीं नर्चर किया होगा, क्योंकि कंट्रोल तो हर किसी के पेरेंट्स करते हैं। नहीं आ रही बात समझ में?
यानी कि मैनेजमेंट ने, हम पेरेंट्स को क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट, जिन्होंने इंटरनल कंट्रोल बनाया, उन्होंने उस इंटरनल कंट्रोल की इंपॉर्टेंस कितनी रखी। मान लो कि पेरेंट्स जो हैं उनको लगता है कि बच्चे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अरे सर, तो वो हेल्दी खाना दे रहे हैं, पर कभी कभी चिप्स मिल रहे हैं या टॉफी मिल रही है या मिठाई मिल रही है, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ खा लो खा लो खा लो। समझ रहे हैं? इसको लेकर के पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि मीठा नहीं खाना है, ज्यादा मीठा नहीं खाना है, नहीं खाना है। मोबाइल दिन में 1 घंटे मिलना है तो दिन में 1 ही घंटे मिलना है। तो वो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो इससे क्या होता है, इवेंचुअली वो चीजें अच्छी होती हैं। तो इंटरनल कंट्रोल का एनवायरनमेंट का डेफिनेशन भी ये है, ठीक है ना। अच्छा, ऑडिटर को कंट्रोल एनवायरनमेंट क्यों समझना चाहिए, इसका ना एक वैसे भी लिखते जाओ सिंपल हिंदी में, अरे समझिए, ठीक है। ऑडिटर को कंट्रोल एनवायरनमेंट क्यों समझना चाहिए, ये हम्म। The auditor must understand the control environment and assess culture of honesty and ethical behavior. नोटिस करो माहौल, समझ में आ रही है बात? तुमने हो सकता है कि कोई बड़ी एंटिटी ना देखी हो अभी तक, समझ रहे, लेकिन तुमको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि जितनी बड़ी एंटिटी है उसमें कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो मशीन नहीं है, वो इंसान है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो उसका जो ओवरऑल माहौल है, एंटिटी के बाकी लोग जो हैं जिसको वर्क कल्चर बोल सकते हैं, वो सब कैसा है, और फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट्स। तो ऑडिटर जो है वो इवैल्यूएट करेगा इंटरनल कंट्रोल को कि भाई क्या इंटरनल कंट्रोल की स्ट्रेंथ है ना, अ, या कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स जो हैं वो फाउंडेशन दे रहे हैं इंटरनल कंट्रोल को ब्लूम करने के लिए। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो अगर आपको घर में रखना है पौधा तो आप छत में रखो तो ज्यादा फ्लरिश करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी तो रही जाती है ना, घर के अंदर रखोगे तो भी। पॉइंट समझ रहे हो? एनवायरनमेंट से इंटरनल कंट्रोल को बहुत फर्क पड़ रहा है। अब एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस, है ना, और एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस, समझ रहे? माइंडसेट, नॉलेज एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल अच्छा होने के लिए एनवायरनमेंट अच्छा होना जरूरी है, एनवायरनमेंट अच्छा होने के लिए मैनेजमेंट की सोच और कमिटमेंट अच्छा होना चाहिए। समझ आ रही है बात? एनवायरनमेंट किससे बनता है, मैनेजमेंट के माइंडसेट से, एटीट्यूड से। कंट्रोल आप कितना भी अच्छा लगा दो, मेरा पॉइंट समझिए। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बन पाया, सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर क्यों नहीं बन पाया? वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही होंगी, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन धीरू भाई अंबानी का बेटा उससे भी अच्छा निकल गया, लेकिन एक दूसरा नहीं। अब कंट्रोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो उनको बेस्ट कंट्रोल्स मिले होंगे ना, पर हो सकता है कि उनके एनवायरनमेंट में क्या हो गया हो, हल्का फुल्का सा चेंज हो गया हो, जिसको आप असेस नहीं कर सकते। तो ये जेनरिकली ही क्या किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये क्या है कि मीनिंग, और ये क्या है कि ऑडिटर का एवेल्युएशन, और ये क्या है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। टोन सेटिंग रोल, कंट्रोल एनवायरनमेंट टोन सेट कर देता है पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की। स्पिरिट होती है ना, आपने ऐसा नोटिस किया, अगर आप कभी स्पोर्ट्स या उसमें रहे होगे, मतलब मेरी सिस्टर बैडमिंटन खेलती थी, ठीक है ना, तो उसमें मैं एक जोनल उसमें गया भी था, समझा रहे हैं? मेरा दोस्त जो था वो स्टेट प्लेयर था, ये मैं बात कर रहा हूँ
2008 के आसपास की, है ना। तो अब जब मैं खेल रहा था तो था मेरे साथ, मैं दोस्तों को जनरल जनरल बताता रहता था। उसने एक दिन बताया कि ना, कहता है इन लोग बस शटल थोड़ी सी वो कर देते हैं, तोड़ देते हैं कई बार। उसकी एक बैडमिंटन का है, उसमें एक को तोड़ देते हैं। मैंने कहा तो उससे क्या होता है? कहता हूँ, कहता फिर वो एक शॉट के बाद बदल जाती है। तो मैंने कहा कि फिर क्या चेंज हुआ, एक शॉट से, एक पॉइंट से क्या ही बदल गया? कहता उसने उसका कॉन्सेंट्रेशन तोड़ दिया सामने वाले का। समझा? उसके बाद वो हर उसमें वो बहक गया, मतलब जब कैसे आएगी या क्या आएगी, समझ में आ रही है बात? तो जो टोन है वो कौन सेट करता है? एनवायरमेंट। स्पिरिट जो होती है ना, वो स्पिरिट पूरी कंबाइंड उसमें होती है, आप समझो, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं कि भाई आपका मनोबल बढ़ गया, समझ में आ रहा है? मोराल, मोराल किस चीज से बढ़ता है? जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा तो सब कुछ होता है, सब बुरा बुरा होता है तो क्या होता है? सब बुरा ही बुरा होने लग जाता है। ये सब चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? एनवायरमेंट पे। आ रहा है ना समझ? बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। आ रहा है समझ में? लोगों के अंदर जो कंट्रोल को लेकर के कॉन्शियसनेस रहती है, वो समझ में आ रहा है? आप कंट्रोल कितना भी अच्छा बना, लोगों का एटीट्यूड किस पर निर्भर करता है? एनवायरमेंट। तो ये सब चीजें ठीक करनी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। बस ज्यादा पैसा लगा देने से कंट्रोल अच्छा नहीं हो जाता। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गिव योर टाइम टू इट। क्लियर है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंट्रोल ये फाउंडेशन है, और ये इट शेप्स द एटीट्यूड एंड बिहेवियर एसेंशियल फॉर कंट्रोल इफेक्टिवनेस। कंट्रोल इफेक्टिव होगा तो क्या होगा? अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। कंट्रोल हजारों की तादाद में हो सकते हैं एक एंटिटी, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। जो कि जिनका हर एक कंट्रोल का कोई ना कोई मकसद होता है। मैंने आपको लकड़ी खरीदने का एग्जांपल दिया, आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है ना। जैसे आप लोगों को नोट्स देने, समझ में आ रहा है? तो नोट्स बन करके पहले मुझसे चेक होंगे, ये कंट्रोल है। आ रहा है समझ में? तब आप तक क्या होंगे? पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर पाएंगे? क्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे। समझ गए हो? क्लियर है ना? Key points too for auditor. Auditor focuses how honesty and ethical values are cultivated and maintained in the organization. इसमें इतना कंटेंट है ना कि आपको कुछ ना कुछ आपको काम आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? Auditor evaluates the impact of control environment elements on the overall effectiveness of internal. आ रहा है समझ में? इतना लेंदी मुझे नहीं लगता कि उसमें है क्या उसमें इतना लेंदी। मैं देखते, तो मैंने एक्चुअली में बहुत, मेरा ये था कि नोट प्रेजेंटेशन बेटर ही होना चाहिए, है ना। ठीक है। ये अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है। रिमाइंडर फॉर ऑडिटर, recognize the integral role of control environment elements in supporting the effectiveness of overall internal control system. एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा इतना अच्छा इंटरनल कंट्रोल होगा। ठीक है। सेम बातें रिपीट हो रही है। अब एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट सिंपलीफाई, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। इंटीग्रिटी बोले तो ऑनेस्टी, और एथिकल समझते हो आप कि नहीं? एथिकल क्या होता है? प्रोफेशनल मॉरल्स जो है ना, उसको एथिक्स बोलते हैं। देखो, गेम में अपन गेम स्पिरिट बोलते हैं ना। गेम स्पिरिट क्या होती है? वो गेम स्पिरिट ढंग से गेम खेलना, मतलब कुछ अनफेयर मीन्स नहीं करना। नहीं, अनफेयर तो इलीगल हो गया ना, गलत हो गया। मतलब जो चीज गलत नहीं है, मतलब जो चीज इलीगल नहीं है बट फिर भी गलत है, वो होता है एथिक्स। जैसे वो सचिन का ऐसे लगता तो अपन नॉट आउट पे जो आउट देता है चला जाता है। हाँ, वो एथिक्स। देखो, मॉरल्स जो है वो तो एकदम डेली लाइफ में हमारे इंक्लूड होते हैं, और लीगल जो है वो एकदम कानून में लिखा हुआ। उसके बीच में आपके आते हैं एथिक्स। जो मॉरल्स
तो एकदम जेनरिक है ये मॉरल्स एथिक्स, थोड़े से बिजनेस या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। और लीगल एकदम कानून में लिखा हो। एथिक्स जरूरी नहीं है कि कानून में लिखे हो, पर फिर भी आपको निभाने पड़ते हैं और चाहिए दोनों से। सीए हो तो निभाने पड़ेंगे क्योंकि वो एक्ट में लिखे हो, उनका नाम एथिक्स। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? इंपॉर्टेंस। कंट्रोल्स आर ओनली इफेक्टिव एज द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड। है ना? कंट्रोल क्या है? कंट्रोल एक प्रोसीजर है ना। कंट्रोल कितना अच्छा काम करेगा ये उस व्यक्ति की ऑनेस्टी पे निर्भर करता है जिसको कंट्रोल का मालिक बनाया गया है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? वो जो गार्ड है जिसको रखा गया है चोर की सेफ्टी के लिए, वही चोर है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर, ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ एंटिटीज एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट का पहला पॉइंट है, ठीक है? ध्यान से समझिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट का पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट। देखो, अगर एक एंटिटी का ये मकसद है कि भाई प्रॉफिट बनाना है, कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा? अब देखो, जैसे बायजूस है, बायजूस अभी आज की डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। अरे समझ क्यों? मुझे बिल्कुल डिटेल, वैसी डिटेल नहीं पता है उसकी, लेकिन जितना पता चला है, समझ में, जितना न्यूज आर्टिकल से या ऑफिशियल न्यूज़पेपर से, उनसे जितना भी कलेक्ट हुआ है, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी बहुत वो आई, उसने ऑडिट भी बहुत लेट करवाया। आ रहा है समझ कि जो चार्टर्ड ऑडिट कर रहा होगा उसको इशू समझ में आए होंगे। आ रहा है समझ? ठीक है ना? कि रेवेन्यू रिकग्निशन में प्रॉब्लम है या कुछ भी है। अब जो एंटिटी इस तरीके के मकसद रखती है कि भाई प्रॉफिट हाईएस्ट होना चाहिए, कुछ भी करके लाओ, उसमें लोगों का एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कि भाई एंटिटी को तो क्या चाहिए? प्रॉफिट, तो कुछ भी कर। वहां एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये टॉप लेवल से फ्लो होता है। एंटिटी के मेन विजन और मिशन में क्या चीज है? अगर एंटिटी के मेन विजन, मिशन, विजन में एथिकल वैल्यूज है, तो उनको कम्युनिकेट कराना। अब देखो, प्रेशर तो रहेगा ही एंटिटी में, कोई भी एंटिटी हो, है ना, उसमें प्रेशर रहेगा कि भैया बिजनेस लेकर के आओ। लेकिन एनफोर्समेंट किस चीज का होगा? एथिकल बिहेवियर। समझ में आ रही है बात? सरकारी बैंक क्या होगा? सरकारी बैंकों में लोन देते, और लोन नहीं दिया तो, वापस नहीं किया तो जो लोग जाते हैं ना, उनके बिहेवियर भी क्या है, उनका जो कंडक्ट है वो भी स्पेसिफाइड है, कि जो पैसे मांगने जा रहा है वो उसके घर में जो भी व्यक्ति है, उसके घर में बैठ करके कुछ खाएगा पिएगा नहीं, उससे कुछ लेगा नहीं, घर में एंटर भी नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? तो इसका कम्युनिकेशन और एनफोर्समेंट, एंटिटी की इंटीग्रिटी कितनी है ओवरऑल टॉप लेवल पर, या एंटिटी की वैल्यूज में वो आपको दिख जाएगा, जो उसके मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या उसका जो एक एटीट्यूड होता है जो मैनेजमेंट से बात करके समझ में आता है ना? तो कंट्रोल एनवायरनमेंट किस किस से बनता है? कि कितना कम्युनिकेटेड है एथिकल बिहेवियर और ऑनेस्टी। एनफोर्समेंट, कि भैया किसी ने अगर एथिकल बिहेवियर डिसऑनेस्ट वो किया, तो उस पर एक्शन क्या लिया मैनेजमेंट ने? कैसे इंश्योर करोगे लोग एथिकल रहे? जब पहली बार किसी ने कुछ अनएथिकल किया तो मैनेजमेंट ने एक्शन लिया, किसी ने कुछ अनएथिकल किया और मैनेजमेंट ने एक्शन नहीं लिया, तो वो व्यवहार को क्या मिल जाएगा? बढ़ावा। पॉलिसी स्टेटमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जैसे सीनियर रहेंगे वैसे जूनियर बनेंगे। समझ में आ रही है बात? तो एंटिटी पॉलिसी स्टेटमेंट कि भैया हमारी एंटिटी की पॉलिसी ये है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर बेचता है ना, अब इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत नाटक होता है, क्योंकि कुछ लोग अगर डिसऑनेस्ट है तो वो अपनी पॉलिसी बेचने के लिए कुछ भी बता देते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन जो एथिकल है वो फिर क्या करेंगे? सारी चीजें बताएंगे। इसमें लीगल पॉइंट क्या है कि 30 दिन तक आप अपनी पॉलिसी वापस कर सकते हो, जो भी आपने ली है, पता है आपको, 100% पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। ठीक है? मैनेजमेंट कंसिस्ट कंसिडर्स कॉम्पिटेंस लेवल्स फॉर स्पेसिफिक जॉब्स। ठीक है ना? कमिटमेंट टू, एक सॉरी, ये मैं बता रहा था, ये है ना, पॉलिसी स्टेटमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट और लीडिंग बाय एग्जांपल। इन सबसे आप क्या सेट कर सकते हो?
एनवायरनमेंट, इन सबको देखेगा ऑडिटर, किसी ना किसी तरीके से ऑब्जर्व करेगा, जो जिससे कि उसको एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट समझ में आएगा। बोलो ये क्लियर है क्या? कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, है ना? कॉम्पिटेंस मतलब एबिलिटी, सारा समझ में, और कमिटमेंट मतलब आपकी खुद से कितनी चाहत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल एनवायरनमेंट किससे बनता है? पहला पॉइंट उसका क्या था? इंटीग्रिटी ऑनेस्टी का कम्युनिकेशन और एनफोर्समेंट, आ रहा है समझ में? दूसरा क्या है? कॉम्पिटेंस को लेकर के कमिटमेंट कितना है ना? तो मैनेजमेंट जो है वो कॉम्पिटेंस लेवल देखती है अलग अलग। जिस जॉब के लिए जिस बंदे को रखा है वो क्या होना चाहिए? एबल होना चाहिए, स्किल्स और नॉलेज उसके पास प्रॉपर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज होना चाहिए जो रोल जिसको दिया गया है। क्योंकि अगर मान लो कि कंप्यूटर में बिठा दिया किसी को, अरे समझ में, और उसको कैलकुलेटर चलाते भी नहीं आता, तो फिर क्या होगा? समझ में आ रही है बात? एंटिटी का काम अच्छे से नहीं चलेगा, वहां कंट्रोल फेल होना मतलब बहुत होगा ही। समझ में आ रही है बात? गवर्नमेंट में ऐसा बहुत सारा होता है ना? मैं एक बार ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑडिट करने गया था, तो इन्होंने अकाउंटिंग में भी किसको बिठा रखा है? 80s में 90s में किसको बिठा रखा है? बीएससी वाले को। यानी कि जिन लोगों ने बीएससी किया उनको इन्होंने काय के लिए बिठा दिया? अकाउंटिंग करने के लिए। जिसने कभी अकाउंटिंग, बीएससी अकाउंटिंग क्या, बैचलर ऑफ साइंस ना, तुमने किसी भी विंग से किया हो। समझ में आ रही है बात? अकाउंटिंग तो तुम्हें नहीं पता है ना। तो पॉइंट ये है कि भैया तेरी नौकरी हो रही है तो बीएससी वाले ज्यादा अच्छी, क्योंकि उसमें चीफ इंजीनियर पोस्ट में या इंजीनियरिंग पोस्ट में इंजीनियर या बीएससी वाले आ रहे हैं, तो उनने उन्हीं को हायर कर लिया अकाउंटिंग के लिए भी। पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे इंटरनल कंट्रोल पूरा गड़बड़ा गया। बताया था ना मैंने। उसके बाद 25-25 लाख दे करके हर साल के अकाउंट ठीक कराते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से। समझ में आ रहा है? 2008-9 में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, समझ में आ रहा है? 21 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था वो, एक साल का। अकाउंट सुधार रहे थे, 10-15 साल थे। सोचो, डेटर्स के क्रेडिट बैलेंस आ रहे थे। फिक्स्ड एसेट का पता नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का माइनस में बैलेंस आ जा रहा था, मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब सोचो यार, ठीक है ना? अब इतना तो ज्यादा हुए ना ये तो। जबकि उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा रखा था, 80s से उनका सॉफ्टवेयर लग रखा है। सॉफ्टवेयर में होती है अकाउंटिंग, कोई मैनुअल अकाउंटिंग नहीं होती उनके यहाँ। समझ में है? अब बताओ, ठीक है? लेकिन जिसको कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब कंट्रोल देखो कितना अच्छा, 90s में जिसने सॉफ्टवेयर लगा दिया, समझ आ रहा है? उनकी अकाउंटिंग के ऐसे कचरे मचे हुए। क्यों? क्योंकि कंट्रोल तुम कितने भी अच्छे लगा दो, एनवायरमेंट ही नहीं है। आ रहा है समझ? क्योंकि तुमने कौन से वाले पॉइंट को गड़बड़ कर दिया? कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का तुमने ध्यान नहीं रखा। जिसकी एबिलिटी है वही उस जॉब के लिए होना चाहिए, ठीक है ना? तीसरा क्या है? पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी। भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, समझ में आ रहा है? इंटरनल कंट्रोल जब बन रहा है, हमने कहा लगा दो यार कोई भी जैसा भी है, तो कभी भी एनवायरमेंट नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? अच्छा, एट्रीब्यूट ऑफ गवर्नेंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड स्टेचर। पॉइंट ये है कि अगर आईटी कार्ड चेक करके जाना है तो डायरेक्टर भी आएगा तो वो आईटी कार्ड चेक करा करके जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तब तो कंट्रोल की दम रहेगी ना। नहीं तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि कोई तो भी ओवरराइड कर ही लेता है ना। अरे समझ, अगर ये होगा कि भैया डायरेक्टर भी चेक करा कर जाए, तो अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी की दम नहीं है कि वो बिना आई कार्ड चेक करा के जाए। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? किस तरीके से कंट्रोल का एनवायरमेंट एस्टैब्लिश होता है, ठीक है ना? एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड स्क्रूटनी ऑफ एक्टिविटीज। मैनेजमेंट कितना दम से इन्वॉल्व है कि हाँ करते हैं, हाँ यार बताओ क्या दिक्कत है। क्लियर है ना? सिग्निफिकेंस, इन्फ्लुएंसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस ओवरसीइंग कंट्रोल प्रोसेसेस। गवर्नेंस वाले कितने आ रहे हैं बार बार कंट्रोल देखने के लिए, कह रहे हैं हाँ हाँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं, सब ठीक चल रहा है कि नहीं, ऐसा वाला। इससे क्या सेट होता है? एनवायरमेंट। अरे ना समझ। चौथा, मैनेजमेंट की फिलोसफी ने ऑपरेटिंग स्टाइल, यह भी बताया मैंने। ऑपरेटिंग स्टाइल अगर आपकी क्या है? अरे प्रॉफिट होना चाहिए बस कुछ भी करो, समझ में आ रहा है? तो ये ऑपरेटिंग स्टाइल सही नहीं है। अरे समझ। लेकिन आपकी ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है कि भैया प्रॉफिट ठीक है, कोई भी एथिकल उससे इधर उधर ना जाए। आ रहा है समझ? तो इससे कमिटमेंट पता चलता है। क्लियर है ना? फिर क्या है ना? तो encompass management's attitude and actions, attitude and actions towards financial reporting, accounting policies and
एस्टिमेट्स, जैसे एस्टिमेट्स होते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अरे ज्यादा बना दो प्रॉफिट कम दिखाना है, अरे कम बनाओ जो प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, ये सब आप किसको बोल रहे होते हो? उस अकाउंटेंट को जो बहुत सारे काम कर रहा है और वो मैनेजमेंट को ये ऐसा करते हुए जैसे ही देखेगा तो वो इस बात को हर जगह लगाएगा। अपन बोलते हैं ना कि जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उनको सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जैसे कि आप हैं। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो जैसे हम लोग भी नोटिस करते हैं ना कि भाई हम हमारी जो आदतें हैं, ठीक है ना, हमारी आदतें बच्चे सीख रहे हैं। क्लियर है? तो अगर मान लो कि भाई मैं अभी जाऊं क्लास से, फिर घर जाऊं और उसके बाद फिर मैं कपड़े वपड़े चेंज किए नहीं और मैं ऐसे ही पलंग पे लेट गया, समझ में आ रहा है? ठीक है। और मान लो कि है ना, नीतू ने बोला कि अरे कपड़े चेंज करके आओ, और अगर मान लो कि मैंने बोला कि नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा, कल मैं थका हुआ हूं, ये बात मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आप बड़े हो तो आप ये बात बोल रहे हो, वो ये सीखेंगे कि इस बात का यही जवाब दिया जा सकता है। अरे समझ, उनको ये सिचुएशन भी नहीं पता कि आप थके हुए या नहीं थके हुए। अरे समझ, तो आपको कुछ भी हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगर निभाओगे तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अगली बार उसको बोलोगे, क्योंकि अगर मान लो आप उसको बोलो कि ये करो और फिर वो नहीं करे, समझ ना रहे, तो आप उसको डांटो तो बोले आपने भी तो किया था। अब तुम उसको ये जब बोल दोगे ना कि हम बड़े हैं, समझ ना रहे, तो फिर वो आपके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट लॉजिकल कि आपके लिए रूल्स अलग है और हमारे लिए रूल्स अलग है। तो आपकी बात उस समय सुननी पड़ जाएगी बच्चे को, लेकिन वो मानेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? आप कितने भी सही हो। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो रिफ्लेक्शन ऑन, ये वही बात चल रही है इंटरनल कंट्रोल की। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? ठीक। अप्रोच टू बिजनेस रिस्क, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन, ये सब क्या है? मैनेजमेंट की फिलोसफी और मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग का स्टाइल जो है बताते हैं। आप ये मेन हेडिंग ध्यान रखो, और अगर आप समझ गए हो तो फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? फिर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कर सकते हो आप ज्वाइन, लेकिन आप 1 घंटे बाद कॉल कर लेना, है ना? अभी मेरी क्लास चल रही है ना? हाँ, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। 1 घंटे बाद नेपियर टाउन बेटा, नवरताल के पास। ठीक है, ओके। मैं आपसे 1 घंटे बाद बात करूंगा। ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है, हाँ। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट। समझ रहा क्या क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑनेस्टी। दूसरा क्या था? कॉम्पिटेंस। तीसरा? ठीक है। चौथा क्या था? मैनेजमेंट की फिलोसफी। पांचवा क्या है? स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एंटिटी का स्ट्रक्चर होता है उसमें कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो लेवल्स बहुत सारे हो जाते हैं, 6 6 7 7 लेवल्स हो जाते हैं। समझ रहे हैं? आप अगर मान लो बिग फोर या किसी में जाओगे तो आर्टिकल आर्टिकल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तो ठीक है, चलो आर्टिकल आर्टिकल, फिर सबसे फर्स्ट आप ज्वाइन करते हो तो एएम, फिर डीएम, है ना, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, उसके बाद फिर मैनेजर। मैनेजर में भी 2 लेवल है, मैनेजर 1, मैनेजर 2, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डायरेक्टर। समझ आ रहा है? और उसके बाद फिर पार्टनर। समझ आ रहा है? तो ये लेवल जो है, ये तो मैंने एक ऑडिट फर्म का बताया। ऐसे कितनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना हो सकता है? एक को बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर। टॉल मतलब कि लेवल ज्यादा है, हर लेवल में लोग कम। एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बॉसेस लेवल्स कम है, हर लेवल में लोग जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट स्ट्रक्चर। अरे सुन, आपका ये जो स्ट्रक्चर है
इससे एनवायरनमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। मान लो फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर में कई बार क्या होता है कि मल्टीपल बॉसेस होते हैं एक एक बंदे के। अगर मल्टीपल बॉसेस होते हैं तो क्या होता है, सबको रिपोर्ट करना पड़ता है, और अगर किसी की फिलॉसफी अलग अलग होती है तो कंट्रोल का एनवायरनमेंट जो है वो आपका बिगड़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी भी होता है वैसा वाला स्ट्रक्चर, तो डिपेंड करता है। तो फ्रेमवर्क जो होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है एंटिटी की एक्टिविटीज के लिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग, सबका जो फ्रेमवर्क होता है ना, की एरियाज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग लाइंस आर कंसिडर्ड। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? मतलब क्या अथॉरिटी है किस लेवल पर, है ना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस लेवल पर, किस कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये रिपोर्टिंग लाइंस हो गए। अब और ये एंटिटी के साइज और नेचर ऑफ एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। कौन सा बिजनेस कर रहा है उस हिसाब से स्ट्रक्चर होगा, कितनी बड़ी एंटिटी है उस हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। बोलो क्या ये क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। फिर क्या है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो किस तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है, उससे क्या फर्क पड़ता है, किस पे फर्क पड़ता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है ना? हायरार्की, ये पिछले पॉइंट से ही कनेक्ट हो जाएगा। एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना? किस तरह से रिक्रूट कर रहे हो, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, काउंसलिंग, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, हर वो चीज जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स को फर्क पड़ रहा है, हर उस चीज से आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट का निर्माण हो रहा है। घर जैसा है ये, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। आ रहा है समझ? क्लियर है? मतलब इसमें इस लेवल पर जा रहे हैं कि मतलब आपने रंग भी अगर डार्क करवाया तो वो नेगेटिविटी फैला देगा, मतलब इस तरीके से अपन लोग सोच रहे हैं। समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? ठीक है ना? जब आप खुद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे तो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी इज्जत करें। क्लियर है? तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे समझ रहे हैं कि एनवायरनमेंट को ऐसे समझना है। ये एक्चुअली में इतना डिटेल में इसमें कवर कर लिया है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल का है, अदरवाइज ये मैटर बहुत डिटेल में जा चुका है क्योंकि हम लोग ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, या अभी हम एंटिटी में घुस गए। समझ में आ रहा है? इंटरनल कंट्रोल बेसिकली कौन लगाता है, बिजनेसमैन, अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो वो उसके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि देखो कैसा कैसा होना चाहिए, माहौल सही होना चाहिए, वर्क कल्चर सही होना चाहिए, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल कॉन्शियसनेस, लोगों में कितनी इंपॉर्टेंस है कंट्रोल की, क्योंकि कंट्रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन लोगों को क्या ये पता है, भाई टॉप लेवल को ये पता है, समझ रहे, ऑडिटर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट के हर बंदे को पता है, उनको तो लगता है ये रूल्स है, रूल्स है, तो हम बचपन से स्कूल टाइम से चिढ़ते हुए आ रहे हैं समझ में? तो रिक्रूटमेंट के स्टैंडर्ड्स जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, अकम्पलिशमेंट्स, इंटीग्रिटी, समझ में आ रहा है? ठीक है। मान लो कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी की हायरिंग होती है, उसमें वो ये नहीं देख रहे कि कोई जेल गया है या नहीं गया, वो ये देख रहे हैं बस कि किसके पास कितनी जनता है। तो इससे कंट्रोल एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा आपका। समझ में आ रही है बात? एंटिटी में अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि इस बंदे ने सेल्स कितनी करी, लेकिन एथिकली कितनी बार ये फंसा है या कितनी बार गड़बड़ हुई है, वो बैकग्राउंड चेक से आपको पता लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ये यहां से आपको कंट्रोल कॉन्शियसनेस का पता लगता है कि एंटिटी में कॉन्शियसनेस कितनी है कंट्रोल को लेकर। ट्रेनिंग जब आप दे रहे हो तो ट्रेनिंग में आप किन बातों पर फोकस कर रहे हो, इससे पता चलता है क्या कि एंटिटी का फोकस क्या है, इससे बनेगा आपका एनवायरनमेंट। और प्रमोशन आपका जो है, किसका प्रमोशन कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो, आ रहा है समझ में? इससे आपका एंटिटी का माहौल जो है वो बने। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? आप या तो अभी या तो थोड़े टाइम के बाद ही, ठीक है ना, आप जो आपका जो व्यू पॉइंट होता है ना किसी की एंटिटी को लेकर के या किसी के भी घर परिवार को लेकर के, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, है ना, मामा चाचा ताऊ या जो भी दूर के रिलेटिव्स होंगे, हर किसी के घर को लेकर के आपके दिमाग में एक माहौल को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? अगर आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो आप एक्चुअली में क्या असेस कर रहे हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट। उसको टेक्निकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो इट इज बेसिकली व्हाट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, existence of a satisfactory control environment, not an absolute deterrent to fraud। आपका कंट्रोल, अच्छा ये हो गए है ना, ये कौन से हो गए,
है ना। ये आपके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। ये अलग क्वेश्चन है, यहां से एक सेपरेट क्वेश्चन चालू हो रहा है, समझ में आ रही है बात। ये अलग क्वेश्चन है, समझ गए ना, है ना, ध्यान रखना, ये अपने आप में क्वेश्चन की तरह आता है, ठीक है ना। तो सवाल ये है, अगर आपके यहाँ बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल है तो क्या आप श्योर हो सकते हो कि फ्रॉड नहीं होगा? नहीं। क्यों? अरे सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना, तो क्या आप श्योर हो सकते हो कि फ्रॉड नहीं होगा? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फ्रॉड को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब थोड़ा सा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, समझ रहे हैं, ऑडिटर असेस कर रहा है कंट्रोल एनवायरनमेंट को, बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ तो कल्चर भी बहुत अच्छा है, सारे लोग भी बड़े अच्छे, अरे समझ, तो क्या यहाँ पर फ्रॉड नहीं होगा? तो आप अपना कह रहे यहीं पर होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ऑडिटर बिना चेकिंग के ये चीज जो है वो नहीं मिले, अरे समझ, हाँ उसका रिस्क बहुत कम हो गया है क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, अरे समझ, ठीक है ना। लेकिन देखो ये सब पॉइंट्स जो है वो चालू हुए थे कहाँ से, ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट ही मेनली अपन कर रहे थे, हाँ हाँ, ये अपन पहला वो पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है बात, काय का इंटरनल कंट्रोल का पहला कंपोनेंट क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, समझ में आ रही है बात। अभी भी वही चल रहा है, अभी अपन लोगों ने क्या पढ़े, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, अरे समझ, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल अलग हो गया और एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट अलग हो गया। अब देखो ये बाइफरकेशन कर नहीं पाएगा कोई, समझ में आ रही है बात, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि कंट्रोल एनवायरनमेंट एक अलग चीज है और पूरा इंटरनल कंट्रोल वो प्रोसीजर है। इंटरनल कंट्रोल तो क्या है कि भैया ये आईडी कार्ड चेक करके जाने दें, और जब हम कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करने लगते हैं, मैनेजमेंट में कौन है, माहौल क्या है, बिल्डिंग कैसी है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना, ठीक है ना। सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी रहता है पेपर, पर हमको पता ही नहीं रहता कि पेपर में क्या पूछा है, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती ना वैसे, ये ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, है ना, पॉजिटिव फैक्टर है, अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट है तो पॉजिटिव है, क्योंकि भैया रिस्क कम है, ये रिड्यूस कर देगा फ्रॉड रिस्क को, जीरो नहीं करेगा, उनको क्या पता भैया फ्रॉड अगर यहाँ पर भी हो तो, अरे समझ, इससे थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएगा ऑडिटर, हाँ यहाँ तो नहीं होगा फ्रॉड, अरे समझ, लेकिन वो 100% गारंटी नहीं सोच रहा, नॉट एन एब्सोल्यूट डेटर, ये गारंटी नहीं करता कि फ्रॉड नहीं, अरे समझ, ठीक है ना। deficiencies can undermine control effectiveness especially regarding fraudsters, ठीक है ना, कमियां भी तो हो सकती है ना, समझ रहे हैं? मतलब माहौल सही है लेकिन कमियां भी तो हो सकती है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर्स इवैल्यूएशन, कंट्रोल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ अदर कंट्रोल, इसका मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है तो सारे कंट्रोल को लेकर के एक पॉइंट उसने दे दिया ऐसे कि हाँ कंट्रोल, फिर सारे कंट्रोल होंगे अच्छे इन जनरल, समझ में आ रहा है। इट शेप्स द इवैल्यूएशन ऑफ मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज। अभी अपन देखेंगे मॉनिटरिंग कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल ऐसे नहीं कि कंट्रोल लगा करके छोड़ दिया, समझो सिक्योरिटी गार्ड लगाया कि भैया जो हो उसको चेक करके देना, लेकिन तुमने कभी सिक्योरिटी गार्ड को चेक ही नहीं किया, तो फिर तुम्हें क्या पता वो चेक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तुमने इंटरनल कंट्रोल लगा तो दिया लेकिन इंटरनल कंट्रोल को कभी मॉनिटर नहीं किया, तो तुम्हें पता भी नहीं है कि वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो तुम्हें रेगुलरली क्या करना पड़ेगा, उसे मॉनिटर। और स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटी, एक इंटरनल कंट्रोल में होती ही क्या है, एक्टिविटीज, आ रहा है समझ, प्रोसीजर्स होते हैं कुछ, तो ये इट डज अफेक्ट द ऑडिटर्स ओवरऑल असेसमेंट ऑफ आरएमएम, समझ में आ रही है बात। आरएमएम को क्यों, क्योंकि एक फैक्टर क्या था, आईआर, अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं क्या, सीआर की, सीआर को ये सब कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, हम पहला पढ़ रहे हैं कौन सा, कंट्रोल एनवायरनमेंट, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि इन्फ्लुएंस करता है लेकिन प्रिवेंट नहीं करता। अच्छा इंटरनल कंट्रोल का एनवायरनमेंट क्या करेगा, इन्फ्लुएंस कर देगा लेकिन पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर सकता। कंट्रोल एनवायरनमेंट
अपने आप में फ्रॉड रोक नहीं देगा या मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ठीक नहीं कर देगा, लेकिन उसके रिस्क को जरूर कम कर देगा। ऑडिटर के इवैल्यूएशन को वो फर्क डालेगा, है ना, और ओवरऑल रिस्क असेसमेंट को ये शेप करेगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट थोड़ी बड़ी चीज हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। हेलो, क्लियर है? देखो सिंपल बात ये है कि अगर इंटरनल कंट्रोल का एनवायरनमेंट अच्छा है तो क्या बोलोगे, फ्रॉड नहीं है? नहीं बोल सकते, सुनना, लेकिन इससे ऑडिटर को एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। सेटिस्फेक्शन, चांसेस तो यही है कि चांसेस तो यही है कि यहाँ पर फ्रॉड ना, फ्रॉड का रिस्क जो है बेटा वो क्या हो गया, कम हो गया। फ्रॉड का रिस्क जो है वो क्या हो गया, कम। बोलो, समझ में आया कि? हेलो हेलो, क्लियर? बहुत सारे टाइप के नोट्स हो गए। What does control environment encompass, according to the definition provided? बताओ। Overall attitude, awareness and actions of management governance. ठीक है ना? चलो, what is the tone setting role of control environment in the organization? ये तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर what is the overall objective of control environment in the context of B? समझ रहा है? ठीक है ना? देखो ना, सबसे सब्जेक्टिव पार्ट तो यही है, एनवायरनमेंट, माहौल। माहौल को डिफाइन कर रहा था, क्लियर ना, माहौल बनता कैसे, क्लियर है? फिर फोर्थ, ऑर्डर क्या फोकस करता है कंट्रोल एनवायरनमेंट के समय? B, how honesty and ethical values are cultivated and maintained. Which elements is considered a product of ethical standard in control environment? Integrity and ethical behavior. Clear, clear. अब entities risk assessment process simplified. अब देखो, ये सेकंड कंपोनेंट का है, इंटरनल कंट्रोल का सेकंड। और ध्यान से पढ़ना, एंटिटी का अपना एक रिस्क असेसमेंट होता है। ऑडिटर आ रहा है, रिस्क असेस करेगा, काई के लिए, कि भैया ऑडिट रिस्क कितना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिसस्टेटेड हो, इस बात के क्या चांसेस। समझ आ रही है बात? लेकिन क्या एंटिटी ने अपना रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया होगा? मतलब हो सकता है ना किया हो, पर अगर किया होगा तो फिर मुझे दिखाओ। इससे क्या होगा? मेरी मेहनत कम हो जाएगी। नहीं आया समझ? जो एंटिटी ने लूपहोल्स निकाले, एंटिटी ने खुद ही अपने लूपहोल्स निकाल करके, लूपहोल्स नहीं, पर्टिकुलरली ये बोल लो कि भी किन किन चीजों से डर है उनको।
आ रहा है समझ, हम भी तो वही देखने आ रहे हैं ना, तो ये शेयर नहीं करती है एंटिटी नॉर्मली, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वो यही बोल देंगे कि नहीं किया, इससे क्या होगा, ऑर्डर को खुद ही करना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इस बात को भी क्या करूंगा, एक कंसिडरेशन दूंगा कि अरे तुमने रिस्क असेसमेंट किया ही नहीं, किया तो हो गई, समझ में आ रही है बात। भाई जो बिजनेस कर रहा है, क्या उसने ये नहीं सोचा होगा मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो क्या उसने अकाउंटिंग लगाते समय ये नहीं सोचा होगा कि यार गलत अकाउंटिंग हो गई थी, क्या ये सारा काम ऑडिटर का ही है बस, समझ में आ रही है बात, इतना अनपढ़ तो नहीं होगा ना जो बिजनेस चला रहा होगा, क्लियर है, कुछ बिजनेसेस में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बिजनेस में ये चीज कायदे से मिलनी चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंटेड हो ऐसा भी जरूरी नहीं, बट सोचा तो होगा ना, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, सिस्टम जब डिजाइन किया होगा, बनाया होगा, तो कुछ तो सोचा होगा, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है ना। चलो, तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंटिटी के प्रोसेस को समझे, ठीक है ना, और ऑडिटर को इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या एंटिटी का प्रोसेस है कि वो बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड, और रिस्क की सिग्निफिकेंस है ना, यानी कि रिस्क जो है उसका आइडेंटिफिकेशन, बिजनेस रिस्क, ठीक है, लाइक्लीहुड और एक्शंस टू एड्रेस दोस रिस्क। एंटिटी ने रिस्क लगाए तो कौन कौन से रिस्क बहुत बड़े रिस्क है, और कौन कौन से रिस्क जो है वो उनके आने के चांसेस है ज्यादा, ये मैग्नीट्यूड है ना, याद है आपको मैग्नीट्यूड और लाइक्लीहुड, कितने बड़े रिस्क है और किस रिस्क के होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, बेसिस फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो एंटिटीज प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस, सबसे पहले तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझो, एंटिटी का क्या ऐसा प्रोसेस है कुछ, और अगर है तो फिर ये सब जानो उसके बारे में, ठीक है। दूसरा, ये तुम्हारा बेसिस बनता है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है ना, एंटिटी का प्रोसेस बेसिस बन जाता है रिस्क मैनेजमेंट का, है ना, तो इट हेल्प्स द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल नेसेसिटी, इस पे, इस प्लेटफॉर्म पर रख करके ऑडिटर अपना क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आरएमएम, समझ गए, क्लियर है। फिर क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिस्क, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिस्क मतलब risk can arise or change due to factors like new technology, business model, product, activities. ना, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्क को ही इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब देखो, एंटिटी ने रिस्क असेसमेंट किया, बहुत पहले किया था, लेकिन अब नया प्रोडक्ट आ गया इनके पास, नई लाइन ऑफ वो आ गया, अपन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि एक रिटेल वाला था जिसने कि क्या बेचना चालू कर दिया, कैसे बेचना चालू कर दिया, इंटरनेट पे सामान बेचना चालू कर दिया। अब जब उसने इंटरनेट पे सामान बेचना चालू कर दिया, तो उसके नए रिस्क क्रिएट हो गए होंगे जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, समझ में आ रहा है, तो वो जो चेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा कौन, ऑडिटर, समझ में आ रहा है क्या, हेलो हेलो, ये क्लियर है, एक सेकंड, हाँ, ठीक है, एक सेकंड, अच्छा उसके क्या था, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिस्क, पेन चार्ज कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, तो क्या था, पहला फैक्ट, हम लोग क्या कर रहे थे, टॉपिक क्या चल रहा था, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस, सबसे पहला क्या पढ़ा अपन ने, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग द रिस्क असेसमेंट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट को समझना, लाइक्लीहुड, सिग्निफिकेंस, वो सब। सेकंड पॉइंट क्या था, उसको वो बेसिस बनाए, उसके बेसिस पे वो रिस्क असेस करें। तीसरा, क्या कुछ चेंज हुआ है जिससे कि रिस्क बढ़ गया है, क्या कुछ चेंजेस, कुछ भी बदला है ऐसा, नई टेक्नोलॉजी, नया मॉडल, बिजनेस मॉडल, कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि रिस्क में फर्क पड़ जाए, आ रहा है समझ में, और क्या है, चेंजेस इन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैन इम्पैक्ट रिस्क, रिस्क बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, क्लियर है ना।
ये हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? एंटिटी के हाँ?